मुशर्रफ साहब आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी लॉयल। आज मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, एक एक शहरी अगर डरता है तो वो फील्ड मार्शल से डरता है। आज भी खान साहब को कंट्रोल जो है उनकी वाइफ करती हैं। अच्छा, ब्रिक्स करेंसी लॉन्च हो जाएगी? एब्सोल्यूट नॉट। बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा फील्ड मार्शल साहब की। उन्होंने गल्फ कंट्रीज की जाके मिन्नतें कर करके रोका, आप इस जंग में शामिल ना हो, ये इजराइल का प्रोजेक्ट है कि आप एक दूसरे को मार मार के कमजोर हो जाएं और ग्रेटर इजराइल का मनसूबा पाया तकमील तक पहुंच सके। आज 1 मिनट वास्ते चाइना पीछे आ जाए, पीछे हट जाए ईरान, तो ईरान 2 घंटे नहीं काट सकता। आए मिल के इस्लाम का ठेका चलाया दैया का नाब दुवैया का नस्ता ते नाल आज इमरान खान के जलसे नचण नूं भी जी करदा ते आज थल्ले तो यार खुदा दा ना इस मुल्क की कोशिश करो, इन्हां दा नमक असीं खाने आ, इन्हां दे नाल चलिए। लेकिन दुख होता है कि बच्चा पाकिस्तान का इंग्लिश में गालियां लिखने की कोशिश कर रहा है, दुख होता है। मैंने 1-2 को कहा, मैं यार इंज कर स्पेलिंग तो सही कर गूगल कर ला यार गाला कढ़न इंग्लिश च कढ़ जिंदगी दे बारे तरक्की ख्याल है। कहता यार शुरू दे 40-50 साल ही औखे, अगों बड़ी सौखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैरीलैंड में और आपको नज़र आ रहा होगा डॉक्टर साजिद तारर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान से ये मुमकिन नहीं है कोई शख्सियत आई हो और साजिद तारर साहब के साथ मुलाकात ना हो, क्योंकि इनके पास इनसाइट्स होती हैं और इनसाइट से हमें खबर मिलती है, खबर से फिर बात निकलती है, उससे फिर गुफ्तगू होती है। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा, साजिद तारर साहब के बहुत सारे आपने इंटरव्यूज़ अमेरिका और पाकिस्तान रिलेशंस के सुने होंगे, आपने इंटरफेथ हारमनी के हवाले से इनको सुना होगा, लेकिन इनकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इन्होंने बिल्ड की है, मैं कोशिश करूँगा ये इंटरव्यू मैं उसके मुताबिक करूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? Thank you so much. My pleasure. Ali Abbas bhai, I'm very impressed by you, by your intellect, and I'm honored and privileged that you are here today. थैंक यू वेरी मच। सर साहब, आपने पाकिस्तान के तमाम तकरीबन सरबराहान से मुलाकात की। जो पहले सरबराहान थे उनसे कब और कब कैसे मुलाकात हुई आपकी? पाकिस्तान के देखिए, पाकिस्तान के मैं ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर से मिला हूँ, प्राइम मिनिस्टर से। और ज़ाती तौर पर पूछो, मैं किसी से भी इंस्पायर्ड नहीं हुआ। अच्छा, किसी से इंस्पायर्ड नहीं हुआ। मुझे उन्होंने अपने इंटेलेक्ट वाइज मुझे उन्होंने इंप्रेस नहीं किया। मुझे ऐसे ही लगा मैं किसी दुकानदार के पास बैठा हूँ और उसका मेरे अंदर ध्यान कम है, मेरे बाद की मीटिंग है, मेरे से पहले की मीटिंग है, उसने मुझे वो अपने को मतलब की बात की है, अनफॉर्चुनेटली। और मेरे ख्याल में आज जो पाकिस्तान के हालात है शायद इसी वजह से है। आप ये देखें ना, वो कहते हैं जी अब हमारे पिछले दौर में परवेज मुशर्रफ साहब ने BA की शर्त लगाई थी जी हर MNA के लिए। अब हर MNA BA जरूर है लेकिन मैट्रिक नहीं है तो फिर आप उसका क्या करेंगे आप? अच्छा, उथे ठंडे माहौल च जाते ने, अच्छा, रोटी सब्सिडाइज खा के हालांकि सारे बिलियनर, छोटी जांच कर, सारे बिलियनर तो बिलियनर ने, हाँ जी, 5-5 करोड़ की गड्डी ते आउंदे ने, लेकिन उनकी फूड जो है कैफेटेरिया सब्सिडाइज है। मेरे गरीब पाकिस्तानियों के खून पसीने की कमाई से सब्सिडाइज होता है, वो खाते हैं, ठंडे माहौल सौ जाते हैं, अंदर जाके उन्हें लेजिस्लेशन के स्पेलिंग भी नहीं आते। अच्छा, फिर मुशर्रफ साहब ने आपको इंस्पायर किया? मुशर्रफ साहब आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी लॉयल। एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, बल्कि आपके देखने वालों से पूछना चाहूंगा, किसी को पता है उनकी बच्ची का नाम क्या है? किसी को पता है कि उनका लड़का क्या करता है? He was a gentleman, he was very patriotic soldier, and he has impressed me a lot. अच्छा, फील्ड मार्शल साहब से आपकी मुलाकातें अक्सर रहती हैं, उनको आपने कैसा पाया? 2 चीजें बताना चाहूंगा मैं जी। I'm crazy about पाकिस्तान, पाकिस्तान मेरी मदरलैंड है। 2 चीजें आपको मैं कहना चाहूंगा चीफ साहब के हवाले से। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, अब तो वो पूरी दुनिया के फील्ड मार्शल हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया की तीसरी आलमी जंग को भी रोका, इकोनॉमिकल क्राइसिस होने वाले थे। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, और कुछ लोग कहते थे पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है, बैंकरप्ट होने वाला है। जी। चले उस पर बाद में आते हैं। 2 चीजें जो अर्ज करना चाहूंगा फील्ड मार्शल के हवाले से, और मैं चैलेंज करके कहता हूं, बल्कि आप जो देख रहे हैं आप सब ये एक्सरसाइज करें इसको। आप कभी जब फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान का तराना चल रहा हो तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखें, द वे ही स्टैंड अप। और दूसरी बात, जब वो बात कर रहे हो, स्पीच दे रहे हो, पाकिस्तान के डिफेंस की बात हो, भारत के किसी हमले की धमकी का जवाब दे रहे हो, अफगानिस्तान के टेररिज्म का जवाब दे रहे हो, तो उनके जरा फेशियल एक्सप्रेशन जानिए जरा आप। और आज मैं सबसे बड़ी बात बताता हूं कि हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, एक एक शहरी अगर डरता है तो वो फील्ड मार्शल से डरता है। पिछली क़यादत जो थी वो कहते थे हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, जी, हमारे पास लड़ने के लिए डीजल ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अब देखें, सबसे बड़े जंगें जज्बों से होती हैं, हथियारों से नहीं होती। और ये प्रूव किया है हमारे फील्ड मार्शल साहब ने। विल क्या चीज होती है, उनकी एक चीज कोट करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था हमें जो छेड़ेगा हम आधी दुनिया साथ ले जाएंगे। सीधा सवाल करता हूँ, सीधा सवाल आपसे करता हूँ, सबसे बेहतर जो है
अब तक आपको कौन लगता है? देखें अभी तक इसलिए ना कहिएगा कि वो अभी मौजूद है, मैं इसलिए सिर्फ होगा उनका तो सिर्फ 1 साल का सफर है बुनियानुल मरसूस से लेकर आज तक का जी। वो जबरदस्त है, आने वाले दिन पता नहीं क्या होंगे, लेकिन मेरा वतन अजीज अब जब तरक्की करेगा, मैं वो भी बताता हूँ किस तरह फील्ड मार्शल साहब का प्लान क्या है और किस तरीके से। अच्छा, प्लान पे हम बाद में आते हैं, पहले बेस्ट बता दें। अभी तक सो फार अगर जाती तौर पे देखिए, मैं सिर्फ एक चीज देखता हूँ, मेरा स्टैंडर्ड ही सिर्फ लीडर में देखने वाला ये कि वो पाकिस्तान से कितना मुखलस है। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में उसकी सोच क्या है। अगर जिसमें मैं ये चीज देखूंगा मैं उससे इंस्पायर्ड होता हूँ। हाँ। अभी तक अगर देखा जाए तो मैं जाती तौर पर उस खित्ते में चंद ही लोगों से इंस्पायर्ड हूँ। पिछला मैं इलामा इकबाल से बड़ा इंप्रेस्ड हूँ, फैज अहमद फैज से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ, कायदे आजम से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, और उसके बाद भुट्टो साहब से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। जुल्फकार अली भुट्टो, गलतियां होती हैं इंसानों से, उन्होंने भी कई की होंगी, लेकिन उसके बाद जो है अभी तक अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंस्पायर्ड हूँ। ठीक है, रूमी का भी आप अक्सर जिक्र करते हैं। रूमी का एब्सोल्युटली, दो चीजें हो गए थे। नहीं, रूमी सबसे बड़ी बात ये है कि रूमी को मैं इसलिए इंस्पायर करता हूं कि उन्होंने हर चीज का जवाब मोहब्बत से ढूंढने की कोशिश की। मेरे ख्याल में इसकी वजह एक है, मैं समझता हूं कि खुदा की जात जब खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मुझ तक पहुंचना है तो मेरे बंदों के जरिए आओ, और ये दुनिया का हर मजहब ये कहता है, सिर्फ इस्लाम नहीं कहता। और रूमी का मैसेज नथिंग बट लव। अच्छा, वैसे आप यही जो कलमात हैं खान साहब के बारे में भी कहा करते थे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो आप उस वक्त गलत कहते थे, अब कह रहे हैं गलत? मैं अब गलत कह रहा हूँ, उस वक्त क्या कहना। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसी दफ्तर में जहां ये इंटरव्यू हो रहा है जी, यहाँ पे मैं गाना लगा के बुलंद आवाज में बनेगा नया पाकिस्तान जी, मैं यहाँ डांस करता था। ठीक है, तब्दीली का नारा, 200 बंदों की टीम मेरे पास मौजूद है जी। फिर उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस की भैंसें बेची, उन्होंने गाड़ियां बेची BMW, फिर उसके बाद वो हेलीकॉप्टर पे चढ़े, उतरे ही नहीं। फिर एक तो नहीं ना चीज, उसके बाद तो 3.5 साल के जो अलमियात हैं, अगर मुझसे को पूछे मैं किताबें लिख सकता हूँ। उस्मान बुज़दार साहब को ढूंढा गया। नहीं तो आपकी फिर उसके बाद गलत थी? गलत जजमेंट थी। अच्छा, ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? मैं एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, ठीक है। खान साहब ऐसा ना हो कि 4 साल बाद भी ये आप कहेंगे मेरी ये वाली भी जजमेंट गलत है। नहीं, चेंज हो सकती, पूछे किस तरह जी। हो सकता है खान साहब दोबारा आए तो पाकिस्तान को ठीक कर दें, हो सकता है कुछ सीख के आए इस दफा, जो कि मुझे लगता नहीं है। पूछे क्यों? आज भी खान साहब को कंट्रोल जो है उनकी वाइफ करती हैं। पिछले 3 चीफ मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट किए हैं, इंक्लूडिंग आफरीदी साहब। अगर एक लीडर कोई डिसीजन ही नहीं ले सकता, किसी अच्छी टीम ही नहीं बना सकता, और जब बाजवा साहब कौम के बाप हैं और अब आज ये गोद नहीं उठाते तो इनकी दुश्मनी है। जज इनके साथ है तो ठीक है, अगर इनके साथ नहीं तो ठीक नहीं है। मुझे छोटी सवाल, क्या इनका जमहूरी डिसीजन था कि असेंबलियों से रिजाइन दिए जाएं? नहीं था। आज आजाद कश्मीर इलेक्शन का बाइकाट है, क्या ये जमहूरी स्टेप है? एब्सोल्युटली नॉट। आप मुझे ये बताएं, सबसे बड़ी बात तो ये, उन्होंने अपनी बारी का इंतजार, अपोजिशन बेंचों में बैठने में क्या रज था? बच्चों की जमहूरी तरबियत क्यों नहीं की उन्होंने? क्या वजह है? कोई जवाब दे सकता है मुझे? एब्सोल्युटली नॉट। तो मेरे ख्याल में अभी तक द जेंटलमैन हैज नो विजन। कुछ मैंने अगले दिन, मैं आपसे पूछ लेता हूं, चले मैं अगले दिन मेरे पास एक PTI के लीडर बैठे थे जी। मैंने कहा 5 मेगा प्रोजेक्ट बता दे जो उन्होंने किए हों, और उसके बाद मुझे कन्विंस करें कि खान साहब कहते नहीं, खान नहीं तो पाकिस्तान ही नहीं, कहते जी खान तो पाकिस्तान तो बड़ा है, कहते वो तो बहुत बड़ा है, दुनिया तो बड़ा है। मैं क्या, मुझे कन्विंस करें, मैं जाके सामने डेला जेल के बैठ जाता हूँ जाके। लेकिन उनके पास आपको रिग्रेट है? एब्सोल्युटली रिग्रेट। उसकी वजह यह है ठीक है कि 200 बंदों की टीम आप अच्छा चलें, ठीक है, ये बात होगी। ये बताइएगा कि फील्ड मार्शल साहब की एक मुलाकात है ट्रंप के साथ 2 घंटे की, खुफिया। हाँ, ठीक। उसके बारे में कभी उन्होंने आपके साथ या उसके बारे में कुछ पता है आपको कि वहां क्या गुफ्तगू हुई? देखिए, 2 चीजें सबसे बड़ी, अगर वो खुफिया तो फिर मुझे किस तरह पता होने के अंदर बात क्या हुई, लेकिन एक मैं बात बताता हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है, एक तो उनका फील्ड मार्शल नहीं, आर्मी चीफ बनना एक मौजज़ा है। ठीक है, उनकी मुखालफत में क्या क्या नहीं किया गया। मुझे एक एक बंदे की एफर्ट का, एक एक चीज का पता है कि क्या क्या होता रहा है उनके खिलाफ। 4 बजे सुबह तक, जिस दिन उनका नोटिफिकेशन हो रहा है, सुबह 4 बजे तक लोग किस तरीके से उनके रास्ते रोक रहे, तो उनका बनना इटसेल्फ इज अ मिरेकल। फिर उसके बाद मैं जिस तरह आपको अर्ज कर रहा हूं कि मैं आज भी मोजज़ात में बिलीव करता हूं। 9 मई को जो बुनियानुल मरसूस इज अ मिरेकल इटसेल्फ। 80 बिलियन बजट है भारत का, डिफेंस बजट, आपका 8 बिलियन जी, और उस मुल्क ने चैलेंज करना। ये दुनिया के फ्यूचर में मिलिट्री स्कूलों में
वार स्कूलों में बड़ा अरसा ये पढ़ाया जाएगा, बड़ा अरसा पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 3.5 साल मुर्शद पाक स्लीपी जो के फोन का इंतजार करते रहे, जी मिन्नतें करते रहे कि फोन आ जाए बाबे बाइडन का, नहीं आया। आज प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अपनी हर स्पीच शुरू करने से पहले नाम लेता है माय फेवरेट फील्ड। यस, बिल्कुल। थोड़ा सा जिक्र शहबाज शरीफ साहब का भी कर करते हैं पूरी गुफ्तगू में आपने उनका तो बिल्कुल ही ऑफ कोर्स टीम है, मैं कहूंगा एब्सोल्युटली कहूंगा। डार साहब ने बहुत बड़ा उसमें अपना डाला, मोहसिन नकवी साहब ने, इन सब लोगों का इसके अंदर। लेकिन लीडर को क्रेडिट जाता है जिसने बार बार देखे जी। मैं एक चीज बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा फील्ड मार्शल साहब की, उन्होंने गल्फ कंट्रीज की जाके मिन्नतें कर करके रोका कि आप इस जंग में शामिल ना हो, ये इजराइल का प्रोजेक्ट है कि आप एक दूसरे को मार मार के कमजोर हो जाएं और ग्रेटर इजराइल का मंसूबा पाया तकमील तक पहुंच सके। नहीं, ये तो बहुत बड़ा मार्का है ना। ये पाकिस्तान को जंग से रोका, तीसरी वर्ल्ड वॉर से रोका, इकोनॉमिक क्राइसिस जो आने वाले थे, ऑयल क्राइसिस जो तकरीबन आ चुके थे, वहां से रोका। अच्छा तारर साहब, ये बताएं कि जो वर्ल्ड है, आपको लगता है ये क्राइसिस में है? एब्सोल्युटली। आपके पास इस वर्ल्ड का क्या सोल्यूशन है? देखिए, 2 चीजें अर्ज करना चाहूंगा। मैं बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं ऑब्जर्व क्या कर रहा हूं इस वक्त जी, कमजोर लीडर्स और जमहूरियत को हमने रिफॉर्म नहीं किया। इस वक्त दुनिया के अंदर टूटी फूटी जमहूरियत है। बल्कि जमहूरियत के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, मेरी एक सेकंड ओपिनियन भी है। जमहूरियत डेमोक्रेसी है रिच मैन्स क्लब। क्वेश्चन उसका ये है कि आज भी अमेरिका में कांग्रेसमैन बनने के लिए आपको $5-6 मिलियन चाहिए। वो कहां से आएगा? वो स्पेशल इंटरेस्ट देगा, उसको बिजनेसमैन देगा। वो जब कांग्रेसमैन बन जाता है फिर वो बिजनेसमैन के लिए काम करता है। आपने आज तक कितने टैक्सी ड्राइवर देखे हैं जो कांग्रेसमैन बन गए हो? आपने कितने मैकडॉनल्ड के मैनेजर देखे हैं जो कांग्रेसमैन बने हो? नन। सो रिच मैन इज रिच मैन्स क्लब, जस्ट स्क्रैचिंग ईच अदर्स बैक। सॉल्यूशन बताएं ना। तो उसका सॉल्यूशन ही बताएं। इसमें हमने रिफॉर्म नहीं किया। दुनिया में कोई भी सिस्टम आप जब बनाते हैं, अगर टाइम टू टाइम उसको रिफॉर्म नहीं करते तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। हमें जमहूरियत को रिफॉर्म करना चाहिए। हमें कुछ स्टैंडर्ड्स लो करने चाहिए। मैं जिस तरह मैं सिर्फ रिपब्लिकन ही नहीं, मैं कई लीडरों से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। बराक ओबामा की कई गलत चीजें थी, लेकिन एक चीज उनकी बड़ी अच्छी थी कि वो ही वॉज अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर। उन्होंने बताया, बच्चों को मैसेज दिया कि बीइंग अ ब्लैक पर्सन हाउ टू बिकम एन अमेरिकन प्रेसिडेंट। कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करो, बाई पार्टीसन रहो और उसके बाद डिसाइड करो कौन सी पार्टी में जाना है। तो दूसरा उसमें अर्ज करना चाहूंगा, मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया तैयार है किसी नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, किसी नए सिस्टम के लिए। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिस्टम क्रिएट किए गए थे वो सारे कोलैप्स कर रहे हैं डे बाय डे। आज की मिसाल देना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त नेटो की मीटिंग में अंकारा जा चुके हैं, जहां पे 32 लीडर इकट्ठे होंगे। आज की सुबह की वाशिंगटन पोस्ट की सुर्खी ये है कि यूरोप कांप रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब नेटो से एग्जिट कर जाए। तो मेरे ख्याल में द सिस्टम क्रिएटेड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर दे आर कोलैप्स। अच्छा, ये बताएं तारर साहब, एक आइडिया दिया था एक वर्ल्ड के लिए कि अगर वर्ल्ड के बॉर्डर खोल दिए जाए तो उसमें बेहतरी आ सकती है। एब्सोल्युटली पॉसिबल नहीं। उसकी वजह ये है, आप छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। मैं 270 पाउंड ना, ਤੁਹਾਡਾ 270 पाउंड नहीं। मैं गंजा ਤੁਹਾਡੇ सिर दे वाल ने। सही। कुछ लोग काले हैं, कुछ चिट्टे हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ मोटे हैं। जब नेचर और खुदा ये चीजें चेंज कर रहा है, जबाने हैं, कल्चर है। यूरोप ने एक दूसरे का वीजा खोल दिया। वीजा, हाँ, ये इस हद उसी की बात कर रहा हूँ। उसी की बात, हाँ, वो एक सोल्यूशन है डेफिनेटली। लेकिन उसमें भी देखे ना, अब उसके कुछ लोग उसके एंटी है, ब्रेक्जिट हुआ है। ब्रेक्जिट हुआ और उसके बाद भी आ गई यूके में। बिल्कुल। उसके बाद देखेंगे अभी भी यूरोप के अंदर कई यूरोपियन यूनियन के कई डिफरेंट किस्म के इश्यूज हैं। अब उसमें एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर बराक ओबामा क्या चाहते थे? वो कहते थे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लाया जाए यहाँ पे। अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मॉडल कहां से वो लेते थे? स्कैंडिनेवियन कंट्री से। स्कैंडिनेवियन कंट्री 2 घंटे में पूरा कंट्री खत्म हो जाता है। वहां के मसाइल भी हो रहे हैं। वहां पे जेल के अंदर सिर्फ एक गार्ड होता है और वो भी सारा रात उनके सोता है, ताश खेलता है। सुबह सारे कैदी उठते हैं, काम पर चले जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। तुम इतने कर सकते हो? सही बात है, करो ना, इतने करके देखो। और दूसरा यहाँ पे जो इस वक्त पिछले 12 साल, मैं इसके ऊपर डिबेट कर सकता हूँ, दुनिया का हर मसला इस वक्त दुनिया में पिछले 12 साल की अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी और वीक ट्रेड पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है। 12 साल। मुझे आज सुबह किसी जगह में डिबेट करने का मौका मिला, मैंने कहा 12 साल 2 चीजें हुई। मुझसे बार बार ये सवाल किया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन किस तरह जीता है? 2 दफा किस तरह जीता है? मैंने पहली दफा बताता हूँ। मेरे साथ ये सवाल 2017 में भी होता था जी। मैंने उन्हें ये जवाब देता था, बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक जवाब है। बराक ओबामा आए थे, अमेरिका के अंदर अफ्रीकन अमेरिकन सिर्फ 12 या 13% है। उन्हें यह शौक था अमेरिका का हर डिपार्टमेंट जो है उसका हेड अफ्रीकन अमेरिकन हो, काला हो या LBGT कम्युनिटी का हो। उन्होंने मेरिट की धज्जियां उड़ाई।
12 साल उन्होंने, 8 साल जब उन्होंने यहां मेजॉरिटी को ओप्रेस किया तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जीता। इसी तरह होता है। फिर किसी ने पूछा अब किस तरह जीता है, मैंने कहा उसका जवाब देता हूं। फिर आप स्लीपी जो ले आए आप, जिसको खुद पता ही नहीं था वो खड़ा कहां है। वो स्टेज पे चढ़ता था, उतारते 2 लोग उसको मिलते थे। बराक ओबामा ने फिर 4 साल ठोक के लगाए। जब उसने ठोक के लगाए, दुनिया 24 मिलियन लोगों को घरों से जगा जगा के बुलाया गया ताकि यहां पे आए और यहां पे एज ए डेमोक्रेट वोट दें। ठीक है, बुलाओ, शौक है ਤੁਹਾਡਾ, स्कूल बनाओ उनके लिए, सड़कें बनाओ उनके लिए एयरपोर्ट बनाओ। आज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल हो रहा है, उसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने दिया क्या? मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। इन्होंने बाय किया। 5 स्विंग स्टेटों ने मैंडेट दिया, जो कि बहुत रेयर है, क्योंकि लोग पंजाबी कहते नक्को नक होए पे सन। देन डोनाल्ड ट्रंप वन अगेन। तो ये इसमें डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीतता रहा, डेमोक्रेट पार्टी मिसलीड करती रही। अच्छा, ब्रिक्स करेंसी लॉन्च हो जाएगी? एब्सोल्यूट नॉट। जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब जब तक पावर में है, मेरे ख्याल में ब्रिक्स तो वैसे ही फारग हो गया है। और दूसरा ये है कि देखें, मुझे आज भी इस डिबेट पे था कि अमेरिका स्टिल इज द सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। 712 आर्मी बेसिस हैं, 712। जी। पकौड़े तलने वास्ते नहीं उन्होंने रखी हैं। चाइना की लोग बात करते हैं, एक आर्मी बेस है जिबूती में, एक सिंगल। डोनाल्ड ट्रंप का पहला ऑब्जेक्टिव यह था कि अमेरिका की सोल सुपर पावर स्टेटस उसको रिस्टोर किया जाए, उसकी ग्लोरी और डिग्निटी जो थी उसको वापस लाया जाए। वो तो खत्म नहीं हो गया? नहीं, कैसे खत्म हो सकती? 712 ईरान काबू नहीं आया? आपका ख्याल है ना? मेरा ख्याल है नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। और मैं मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका सिर्फ ईरान। सिंपल सवाल करूं फिर आपसे, हु इज द विनर ऑफ द वॉर? इसको 3 मैं बताता हूं। एक स्ट्रेट 3 विनर है उसके। अच्छा, 3 बताएं। मैं बताता हूं। जी। इस जंग को ईरान ने भी जीतना है, अमेरिका ने भी जीतना है, इजराइल ने भी जीतना है। जीतना है नहीं, किस तरह? आज की बात बताएं। आज का विनर कौन है? आज का जवाब डोनाल्ड ट्रंप का सुन ले आप। नहीं, आप मेरी बात जवाब देता हूं। नहीं, उन्होंने कहा या डील होगी या सारा को उड़ा के रख दूंगा। आज सर आपसे मेरा सिंपल सवाल कर रहा हूं, आज के विनर कौन है? आज मेरे ख्याल में देखे 3 विनर है इसके, और तीनों के। अच्छा, बल्कि एक और इसका सिंपल जवाब देता हूं, जो सोशल मीडिया पे ज्यादा जिसकी ग्रिप होगी वो जीतेगा वो कंट्री को। क्योंकि तीनों मुल्कों ने अपने अवाम को सेटिस्फाई करना है। एब्सोल्युटली। अक्टूबर में इजराइल का इलेक्शन है, उसका भी यही ऑब्जेक्ट। अमेरिका में टर्म इलेक्शन आ रहे हैं आगे, उन्होंने भी जीतना है, रोज क्लेम करना है उन्होंने। ईरान जो है, अब उसकी मिसाल सुन, 45 साल इस जंग की तैयारी करते रहे। उनकी सबसे बड़ा देखे ना, वैसे they don't have anything to lose। 10 लाख उनकी फौज है, 10 लाख फौज है, 2 करोड़ उनके बसीज हैं। हर ईरानी ने 2 साल ट्रेनिंग करनी होती है, उसको सिखाया जाता है शहादत या गाजी। आज 1 मिनट वास्ते चाइना पीछे हट जाए ईरान, तो ईरान 2 घंटे नहीं काट सकता। लेकिन बात ये करने वाली है, देखें आज तक स्पेस फोर्स है अमेरिका की, मेन फ्रेम अमेरिका का, कंप्यूटर का अमेरिका का। 2 घंटे के लिए ईरान की बिजली बंद करें, ईरान सर्वाइव नहीं कर सकता। मिसाइल जेडे मोमबत्तियां ना चलाने उन्होंने। देखें 2 चीजें, देखें फैक्ट है ये। देखें पास्चरिंग, एक लफ्ज होता है पास्चरिंग करना, ब्लफ करना, पास्चरिंग करना, और नहीं जी असि फटे भन देंगे, ये वैसे कहने के लिए अच्छे लगते हैं, सियासी बयान के लिए तारड़ साहब, जब से मैंने आंख खोली है, हमें उम्मीदें, मोटिवेशन, इसके लेक्चर्स मिल रहे हैं। जैसे आप भी अभी कह रहे हैं, हर जगह पे आप एक बात करते हैं कि ये किस्मत पाकिस्तान की बदलने वाली है। खान साहब ने भी की थी, नवाज शरीफ साहब ने भी की थी, जरदारी भी करते रहे। ये कब बदल लिया आखिर? मैं बिल्कुल, मैं टोटली एग्री करूंगा सर। एक फिक्रा सर, मेरे कान पक गए, पेट्रोल नहीं नीचे आ रहा, महंगाई नहीं आ रही नीचे, गलत सुन लो मसाइल। अच्छा, दुनिया वहां से भाग रही है पाकिस्तान से। मैं कहता हूं कान पक गए सन के दिन पाकिस्तान के नाजुक मोड़ पे खड़ा है। हाँ, मोड़, हाँ बिल्कुल, मोड़ ही खत्म हो रहा है। फिर एक स्टेटमेंट है, कहते हमें खजाना खाली मिला, हाँ बैंकरप्ट होने वाला है। हाँ, मान ली गल। आज दी खबर सुन दसना, चलो दूजियां छड्डो। मैं तुहानू दस्सिया ना कि अब आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम फीडिंग इंफॉर्मेशन टू माई माइंड। आज की मिसाल सुन, रियासत मदीना की ठेकेदार इस वक्त सिर्फ एक सूबा है, KPK। आज उन्होंने अपना वहां पे एक बिल पेश किया है, बल्कि पास हो चुका है। जी। सुन ले रहा, हर MPA के पास और उसकी बीवी के पास ब्लू पासपोर्ट होना चाहिए, और उसके बाद वो जहां सरकारी रेस्ट हो उसमें 3 दिन स्टे फ्री करे। किसी टोल के ऊपर वो टोल नहीं देगा MPA, जो कि खुद बिलियनर है और जो खुद 6-6 करोड़ की गाड़ी चलाता है। फिर उसके बाद उसको और इस तरह की 10 नई। मरियम के जहाज का जिक्र नहीं कर रहे आप। मालिक बैकड आउट कह रहे हैं, तो तुसी देखो ना, ए गल गलत है, पूछो कि मैं ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੈੜੇ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ में ना क्रिटिसाइज करते रहे, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। हाँ जी। नवाज शरीफ या नून लीग ने आज तक रियासत मदीना का ठेका लिया? नहीं लिया।
जरदारी साहब ने आज तक रियासत मदीना का ठेका लिया? नहीं, क्या वो ख्वाब तो बड़े दिखाए ना नहीं उन्होंने। ख्वाब अगर दिखाना ठेका नहीं, नहीं- झूठ इस्लाम तो नहीं बेचा ना। हाँ, इस्लाम बेचण की गल है ना जी। आए मिल के इस्लाम का ठेका चलाया दैया का नाब दुवैया का नस्ता ते नाल आज इमरान खान के जलसे नचण नूं भी जी करदा है ते आज थल्ले तो यार खुदा दा नाम। अच्छा मेरा सवाल सर वही है कि ये मसाइल का इनका हाल है देखें, दुआ खैर करें। मैं खुद पाकिस्तान के लिए तो देखो, मैं तो आप महाजर बन के तनास के आया, पूछो इन हालातों की वजह से। अब देखें, मैं बल्कि सिंपल क्वेश्चन करता हूँ, इस ह्यूमन नेचर, माइग्रेट कौन करता है जिसकी लोकल हालात खराब हो या कोई थ्रेट हो? हाँ, कोई थ्रेट हो, थ्रेट भी तो करते हैं लोग। सरकार होते मैं यहाँ अमेरिका से मेरी 3-4 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां हैं, मैं आज पाकिस्तान जाऊँ वो चपड़ासी कोई ना रखे वहां पे, तो मैं दुआएं खैर ही कर सकता हूँ और क्या करूँगा। लेकिन एक बात है, इस अमरीका में मैं हथ बन रहे हैं, पूछो कि मैं छड़ दो जान इन्हां दी खुदा दा ना जे इत्थे डेमोक्रेट पार्टी ते रिपब्लिकन दे नेड़े हो, बच्चियां नूं संभालो, साइंस पढ़ाओ उन्हां नूं, खुदा दा ना जे। क्योंकि ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡੱਬਿਆਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਬਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਬਣਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਮਕ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਰੋ, ईमेल करो, उन्हें किते अप्रिशिएट करो। दिस इज द ओनली वे। अच्छा तारर साहब, चलें अब थोड़ा टॉपिक जो है ना चेंज करते हैं। आपने हिंदुइज्म भी पढ़ा है और आपने बुद्धिज्म भी पढ़ा और अब आप इस्लाम भी डेफिनेटली पढ़ते हैं। मेरा मजहब आप मजहब मुस्लिम है। जब सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको कैसे अंदाज़ा होता है कि कौन सा वाला जो है वो राइट पाथ है? देखें, जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया कि दुनिया का हर मजहब प्यार और मोहब्बत की प्रीचिंग कर रहा है। जी दुनिया क्या, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है जो मैं देखता हूँ, ना इस वक्त कोई हिंदुइज्म पे प्रैक्टिस कर रहा है उसको, ना कोई बुद्धिज्म को प्रैक्टिस कर रहा है। इस्लाम पे हमारी रिचुअल पे जोर है, फिलासफी हम समझते नहीं। मैं एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ। अगले दिन एक बड़ी इस्लामिक डिबेट में, मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं, उसने कहा ताड़ साहब तुम नमाज पढ़ दो। मैं क्या यार कोई नहीं पढ़न होती यार। मैं क्या यार मेरे एक गल दस, मैं तो एक छोटी सी चीज में फंसा हूँ, नमाज तो बहुत बाद की बात। कहता है क्या? मैं क्या मैं झूठ बोलता हूँ? मेरी झूठ से जान नहीं छूट रही, इस सिंपल चीज से आगे नहीं निकल पाया हूँ। वो जो बंदा मेरे साथ डिबेट कर रहा था वो हाजी साहब था। मैं क्या हाजी साहब, दूसरी इशू ये है, रोजाना घर जाता हूँ तो अपने अंदर जब जानता हूँ, अपने अंदर वेखना तो काला है, काला है। मैं क्या हाजी साहब ਤੁਹਾਡਾ अंदर चिट्टा हो गया है, ਤੁਸੀਂ तो नमाज़ां ते हज्जां दा जोर दे लिया। जो हाजी साहब हसदे सन। मैं क्या हाजी साहब झूठ छड़ दिता जी? नहीं। तो मजहब की अच्छा नहीं, मेरा सवाल फिलॉसफी समझने की कोशिश करो, इस्लाम है कि कैसे आप फैसला कैसे करते हैं? जब आपने फैसला क्या किया कि विच इज द बेस्ट वन? मेरा रिलीजन इस्लाम अल्टीमेटली। अच्छा नहीं, फैसला कैसे होता है? फैसला उसको जब आपने स्टडी किया, मैंने कंपेयर किया, कंपेयर किया। अब छोटी सी मैं समझता हूँ इस्लाम जैसा मजहब है ही कोई नहीं दुनिया में। अब मैं छोटी सी बात में मिसाल देना चाहूंगा। जी रोजे का कॉन्सेप्ट है, आज इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है। नहीं, रोजा यहूदियों में भी है, नहीं वो तो है, दूसरों में भी है, क्रिश्चियंस में भी है। नमाज है, योगा है। हाँ, और 1400 साल पहले चीजें कहती हैं, बुद्धिस्ट मेडिटेशन कहते हैं उसको, वो भी उसमें वही भी तो है। बात कर रहा हूँ कि देखें 1400 साल पहले चीजें इतनी थी, और ऐसी चीजें इस्लाम के अंदर जिसको हमने कभी सोचा ही नहीं है। Those were explained to us 1400 years ago. There is no book like Quran and there is no prophet like Muhammad, or there is no religion like Islam on the planet. मैंने सब पढ़ के देख लिया, सब पढ़ के देख लिया। उनके लिए भी मेरी दुआ है कि अपने रिलीजन्स को प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि कई चीजें हर मजहब के अंदर सिमिलर है। अच्छा तारा साहब, अगर आपको अंदाजा हो कि मैं जिस फिलॉसफी पे हूँ मैं, या जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो रॉन्ग है, तो क्या उनको छोड़ देंगे आप? उस पर सर्च करनी चाहिए। मुख्तलिफ एंगल से मैं करता हूँ मुसलसल, एक एंगल पे 2-2 3-3 मुख्तलिफ किताबें पढ़ता हूँ। कोई ऐसी फिलॉसफी बताएं, कॉन्सेप्ट बताएं जो जिस पे आप पहले बिलीव करते थे कि ये ठीक है और उस पर प्रैक्टिस भी करते थे, उसके बाद आपको पता चला नहीं ये तो गलत है। ऐसा हुआ कभी? ऐसा इमरान खान की गल ले लो। इसके अलावा खान को छोड़ देना, उसके आगे भी तो चले ना आप। उस तो डिवीजन ऑफ पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, मैं टू नेशन थ्योरी मैं खिलाफ था। अच्छा, टू नेशन थ्योरी में मुसलसल कर, आपकी तरह मैं भी ये सोचता था यार हमने बंटवारा करके क्या कर लिया। जी पहले उस वक्त पहले हमें हिंदू ओप्रेस कर रहे थे, अब हम पाकिस्तानी ओप्रेस कर रहे हैं। ओके, लेकिन अब जब ये कब चेंज हुआ? 9 मई के बाद हुआ? 9 मई के बाद मैंने चेंज किया। मैंने जब उनकी आंखों में खून देखा है तो मैं डर गया, खास बैठ के यार इससे बड़ा कर। तो इस तरह की कई चीजें। और दूसरी एक और बात बताता हूँ, दिस इज अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। आप एक जैसी ओपिनियन सारी जिंदगी नहीं रख सकते। हम लोग हमारी ओपिनियन टाइम के साथ, तो डंप माइंड होता है, एक्सपीरियंस के साथ चेंज होती रहती, इज एवर चेंजिंग। देखना जी, मैं 10 साल का तो नहीं सारी जिंदगी रहना। मैंने बूढ़ा होना, मैंने चीजें लर्न करनी। मैं अमेरिका में आया था, सेल फोन भी नहीं था, फोन भी नहीं था, अपना सेल फोन नहीं था,
दूसरा लाइन फ़ोन था। आज आप देख लें फैक्स मशीन मैंने खुद देखी। तो इन चीज़ों के एक्सपीरियंस के साथ साथ इंसान भी चेंज होता है, और चेंज इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान ने जो मार्के मारे हैं अभी दो बड़े, एक तो इंडिया के साथ और एक अभी ये जो पूरी पॉलिटिकल सिस्टम दुनिया का उसको सेट करने की कोशिश कर रहा है। मैं तकरीबन 2 माह से यहाँ पे हूँ अमेरिका में। जब मैं अमेरिकन से या अमेरिकन सिटीजन से बात करता हूँ उनको इस बात का नहीं पता। अच्छा मैं जब ये पूछता हूँ कि व्हाट डू यू नो अबाउट पाकिस्तान तो उनको नहीं पता होता। तो क्या आपके ख्याल में कोई क्रिएटिव ऐसा आइडिया बताइए जिसमें ये जो पब्लिक है ना 35 करोड़ लोग, इन तक ये बात पहुँचे कि ये दुनिया का जो मसला है ये पाकिस्तान ने हल करवाया है। सबसे पहले तो मैं बात बताना चाहूँगा उसकी वजह। एक सॉरी टू से एक और बात करता जाऊँ। हाँ। पाकिस्तान में जो अपने टीवी चैनल्स हैं ना, जो अपने लोग हैं वो खुद ही खबरें लगा लगा के खुश होते जा रहे हैं कि हमने दुनिया का मसला हल करवा दिया, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे हमारी कोई ब्रांडिंग नहीं है पब्लिक में। देखें अमेरिका का फासला देखें यहाँ से कितना है। नंबर 1 आप तो ये बात कर नहीं, अभी आपने खुद ही तो कहा कि सोशल मीडिया में जो आएगा वो विन कर जाएगा। फासला तो खत्म हो गया। मैं बताता हूँ। और फिर दूसरी प्रायोरिटी भी नहीं ना आप इनकी, उसकी वजह पूछें क्या है। उसकी वजह यह कि यहाँ की प्रायोरिटी अब फीफा के ऊपर ही चढ़े हुए थे, उनको तो पता ही नहीं इजराइल के साथ क्या हो रहा है। और तीसरी एक और बात बताना चाहूंगा आपको मैं, खासकर आप बिलखसूस कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर हालात ये होते हैं, जिन लोगों को ज्यादातर आप मिलते रहे हैं उनको हमेशा पे चेक टू पे चेक रखा जाता है। अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, गाड़ी की पेमेंट है, घर की पेमेंट है, फलां पेमेंट है, महंगाई है, वो तो एक चेक लाया क्यों दूसरी सोच पै जाती है। मैं लोगों से कई दफा पूछता था कि डू यू नो वेयर पाकिस्तान इज। यस। कई कहते थे इट मस्ट बी नेक्स्ट टू मैक्सिको। अच्छा ਹੁਣ ਵੇਖੋ ना साउथ अमेरिका में बना दिया पाकिस्तान को। यहाँ पे मैं किसी अनपढ़ आदमी से पूछूं तो आप सोच नहीं सकते, मैं इस शहर में कई अमेरिकनों को जानता था जो आज तक न्यूयॉर्क ही नहीं गए। हाँ सही है। जिन्हें पता ही नहीं लास वेगस किथे लेकिन उनके साथ नहीं। सबसे बड़ी बात ये किसी लेजिस्लेटर से पूछें, किसी वकील से पूछें, किसी एकेडमिया के बंदे से पूछें। होती है ना नहीं जी, ब्रांडिंग पब्लिक तो बेचारे पे चेक टू पे चेक फिरदी पई हुंदी। तुसी मजे की बात, मैं सर्वे करता था। मैंने एक दफा जब डिक चेनी वाज वाइस प्रेसिडेंट, मैंने कई अमेरिकन से पूछा हुज डिक चेनी, वो कहते हैं मुझे नहीं पता कौन। अच्छा एक 2-3 आइडियाज हैं। अगर हम लेट सपोज यहाँ के जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जिनके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उनको अगर हम पाकिस्तान 100 लोगों को इन्वाइट करें और उनको कहें जी पाकिस्तान के बारे में आप वीडियोज़ बनाएं, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पर मुझसे पूछें इस वक्त पाकिस्तान के इशूज़ जो है वो दूसरी किस्म के हैं। पाकिस्तान हैविंग गवर्नेंस इशू, पाकिस्तान हैज़ अ लॉ एंड ऑर्डर इशू, पाकिस्तान करप्शन। मैं हमेशा सख्त खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ हर चीज़ से बच जाएगा। मैं बल्कि खास कर ये कहता था कि कोविड से बच जाओगे, कैंसर से बच जाओगे, करप्शन मार देगी। तो इधर नहीं है करप्शन? इधर भी करप्शन है, उस लेवल की नहीं है। अब देखें ना, पाकिस्तान में मैं कई दफ़ा कहता हूँ अफसोस के साथ जी कि एक दूध का गिलास भी खालिस नहीं मिलता। वहाँ पे फ्रूट वाला भी करप्ट है, सब्जी वाला भी करप्ट है, मजदूर दिहाड़ी लाने वाला भी करप्ट है। यहाँ पे देखें दूध खालिस जो खालिस ही होता है। यहाँ दवाइयाँ 2 नंबर नहीं है। यहाँ पे जब आपका किसी जगह एक्सीडेंट होता है वो ये नहीं पूछता आप चौधरी साहब के बच्चे हो कि मलिक साहब के बच्चे हो, वो उठा के अस्पताल ले जाते हैं। यहाँ पे फिर भी अभी इंसानियत कायम है, मौजूद है। बल्कि मैं तो कई दफ़ा ये कहता हूँ कि ना सारे जनरल से जाना, वो वजह है ना कि दे हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, दे रिस्पेक्ट लाइफ, दे रिस्पेक्ट लाइफ। अच्छा, मैंने आज तक देख छोड़ी, आज तक बल्कि मेरा चैलेंज रहा है, मैं अफसोस के साथ कहूँगा, कभी आपने पाकिस्तानी इंडियन किसी हॉस्पिटल में वॉलंटियर करते देखा है? आपने कभी कोई इंडियन पाकिस्तानी फायर ब्रिगेड हाउस में वॉलंटियर करते देखा है? कभी आपने पाकिस्तानी इंडियन गली साफ करता देखा है? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? वो कहते सानू एज की लभना, ਅਸੀਂ हर शहर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ हैं। हम तो स्माइल नहीं देते किसी को बगैर लालच के, हम शेक हैंड नहीं करते बगैर लालच के। दिस इज अ माइंडसेट, दिस इज अ माइंडसेट। यहाँ पे ट्रैश जिसके पास होता है ना, वो ट्रैश कैन ढूंढता है। मैंने देखा है कि हमारे कई PhD डॉक्टर दूजे तीजे खाते ना उत्थे पर सट छड़ना अपने सामने। सो इट्स अ माइंडसेट यू हैव। अच्छा आखिरी सवाल ये है मेरा कि आपको PTI के जो वर्कर्स हैं जिनको वॉरियर्स कहते हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स, ठीक, उनसे डर लगता है? नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता। तो कैंपेन्स बड़ी खिलाफ होती हैं, मेरे रोजाना गालियां देते हैं। इस पे भी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये इशू हो तो मैं ये इंटरव्यू क्यों दूं भाई? अगर मुझे खौफ हो किसी चीज का तो मुझे तो ये काम करना ही चाहिए। मैं तो फिर चादर लाके सौ जाके। सही है। मैं वकील हूं और दूसरा बिलीव करता हूं, और ये ज़हन च रखना गल कि ना बच्चों वास्ते भी दुआएं खैर है। पूछो क्यों? दिस इज माई पोलिटिकल ओपिनियन। भोले ने, भोले नहीं ने, जुनून ने, चले हो गए, वो तो दसना ना गल। वेखो ज़हन च रखना गल,
ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਾਂ, ਹਾਰਡਕੋਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ लड़का ਜਿਹੜਾ ही डिसएग्री विद रिपब्लिकन फिलॉसफी। खूबसूरती अच्छे सिविलाइज लोगों की यही होती है, ये एक पॉलिटिकल ओपिनियन है, पर्सनल ना हो वो प्लीज। और दूसरी एक बात, मुझे दुख कहता हूं, दुख के साथ जिन बच्चों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, इंग्लिश में गालियां भी नहीं दे सकते। मुझे इंग्लिश कई बार, मैं तो पढ़ता नहीं गालियां, वैसे कोशिश कर लो, मैं नहीं पढ़नी होती वजह कि अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू टॉक। लेकिन दुख होता है कि बच्चा पाकिस्तान का इंग्लिश में गालियां लिखने की कोशिश कर रहा है, दुख होता है। मैंने एक दो को कहा, मैं यार इंज कर, स्पेलिंग तो सही कर गूगल कर ला यार, गाला कढ़ यार इंग्लिश च कढ़, तो की ये मजाक कर रहा है। अच्छा, आपकी एक कॉफी टेबल है, हाँ, जो आपने टूरिज्म पे आपने बनाई थी, हाँ, तो आपने कोई अपनी किताब, बायोग्राफी या मैंने लिखी थी किताब। अफसोस के साथ ये हुआ कि मेरा एक गोस्ट राइटर था, he was a White House correspondent, BBC के लिए काम करता है, older gentleman जी। He wrote it down my book in 2019, then he passed away। अच्छा। उसमें मैंने 2 चैप्टर और ऐड करके तो एडिटिंग में दी है। मैं I've written a book। और सबसे बड़ी बात, एक और बात बताना चाहूँगा, मेरी जिंदगी का सफर है और मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी की जिंदगी के ऊपर सफर पे मूवी बन सकती है। मैंने अमेरिका में क्या क्या काम नहीं किया। मैं एक टैक्सी चलाता रहा हूँ, मैं 7-Eleven पे काम करता रहा हूँ, मैं लोडर था पोस्ट ऑफिस के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा, कई बच्चे कई ऐसे सूई अड़ जाते रहते हैं टैक्सी ड्राइवर, यार गल सुनो, टैक्सी चलाना जुर्म है। मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा, मैंने अपने घर में अपनी टैक्सी का लाइसेंस फ्रेम करके रखा है, अपनी औलाद को और अपने पोते दोतों को दिखाने का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन ड्रामे और फिल्मों का शौक है आपको? टाइम ही नहीं होता देखना की। देखो ना, जिस तरह आजकल पाकिस्तानी ड्रामास की ना बड़ी अच्छी ब्रांडिंग हो रही है इसमें, लेकिन ये कि मैं ज़ाती तौर पे पाकिस्तान में जब था तो वहीं पर उत्थे स्वाद सी, अंधेरा उजाला वेखदा सा, 50-50 वेखदा सा। उधर अंधेरा हो गया, इधर उजाला हो गया। वो जब से वहां से यहाँ आया हूँ, अब सर्वाइवल मोड में चल रहा हूँ। अच्छा, कोई फेवरेट एक्ट्रेस बता दें, कौन सी है? मैंने जब फिल्म नहीं देखता तो एक्ट्रेस का क्या पता होगा किस वक्त कौन, कोई पता नहीं। ना देखता हूँ मैं, मुसलसल नॉन स्टॉप डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ। किताब फिर बताएंगे, किताबें आप बहुत पढ़ते हैं। किताब आपने हरारे की बात की, मैं उससे बड़ा इंस्पायर था। वो क्या नाम था जो आपने ली बुक? माय फेवरेट बुक है। और दूसरा ये कि अभी तक जो शायरा थी परवीन शाकर से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। इलामा इकबाल, फैज अहमद फैज, उनसे, मुनीर नियाजी से बड़ा इंस्पायर्ड। अच्छा, फेवरेट डेस्टिनेशन आपकी कौन सी है? फेवरेट डेस्टिनेशन इस्लामाबाद। उसकी वजह यह है कि मैंने अपनी जवानी गुजारी वहाँ पे, मेरे माँ बाप का घर था, मेरा अब भी वहाँ पे घर है। और मैं इस्लामाबाद का नाम आता है तो मेरे अंदर वहाँ लड्डू फुटन ला पैंदे। और दूसरी बात, एक और बात आपके देखने वालों को खासकर बताना चाहूँगा कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे साथ जो रूममेट थे जी, मैं हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा उनसे बात करता हूँ। अच्छा। और उनसे मेरा इतना इश्क है, इतना प्यार है, आप सोच नहीं सकते। मैं कई दफ़ा वो बीमार हो जाए मैं जज्बाती हो जाता हूँ, कई दफ़ा उनको किसी को तकलीफ हो तो जज्बाती हो जाता हूँ। और आप सोच नहीं सकते कि मैं अभी भी पता नहीं कई दफ़ा रात को सोता हूँ तो ख्वाब में पाकिस्तान होता हूँ। जबरदस्त। और वैसे आपके चक्कर तो लगता ही रहता है। एब्सोल्युटली, बल्कि मेरी रिहाइश अबू धाबी में भी और मेरा बिजनेस भी अबू धाबी में, हेल्थ केयर बिजनेस। और वहाँ जाने की सिर्फ वजह ये थी कि वहाँ से पाकिस्तान 2.5 घंटे की फ्लाइट। और आई लव पाकिस्तान मोर देन माय लाइफ। तार साहब, बड़ा मज़ा आया आपके साथ गुफ्तगू करके। वैसे आपके साथ गुफ्तगू मेरे ख्याल से 4-5 घंटे भी अगर चलती रहे तो माशाल्लाह। तो तुहानू लतीफे नहीं सुनाए? लेकिन सुना दिया, फिर आखिरी लतीफे से खत्म करो फिर। वैसे यार बड़ी गल है तुहां दसी। लो जी, लतीफा किसी ने पूछा, उन्हें कहा यार गल सुन, जिंदगी के बारे तरक्की ख्याल है? वो कहता यार शुरू के 40-50 साल ही औखे, अगों बड़ी सौखी। अगों तो आदत हो जाएगी, अगों फर्क हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब की, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। और मेरे पास जो सवालात थे वो मैंने कहा, मैं तारड़ साहब का पिछले 2 साल से चेस कर रहा हूँ और वैसे मैं सुनते उनको पिछले 10-15 सालों से हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ गुफ्तगू आपको अच्छी लगी होगी। आपके बात का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक करना, मेरी गल नूं पर्सनल नहीं लेना, तुसीं भरा हो सारे मेरे, ज़हन च रखना, पाकिस्तानी भरा सारे। ठीक है, गॉड ब्लेस। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਢਿੱਡੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਚਮਕਦੇ ਰਹੋ। थैंक यू जी।